Today we are going to start in First Flight book, 4th chapter from the diary of Anne Frank. एन फ्रैंक के द्वारा ये कहानी लिखी गई। और कहानी को शुरू करने से पहले वी हैव टू नो अबाउट एडोल्फ हिटलर। ही वॉज अ जर्मन पॉलिटिशियंस एंड ही बिलोंग टू अ नाज़ी पार्टी। वो बिलोंग करते थे जर्मन पॉलिटिशियन को और नाज़ी पार्टी इनके अंतर्गत ये आते थे, बिलोंग करते थे। और इसलिए इनको जेविश बिल्कुल पसंद नहीं थे और इन जेविश लोगों को ये पसंद नहीं करते थे, इसलिए विभिन्न रूप से यहाँ अक्सर आक्रमण किया करते थे और अंततः जेविश लोगों को कंसंट्रेशन कैंप में डाल देते थे। कंसंट्रेशन कैंप ऐसा कैंप होता है जहाँ लोगों को बुरी तरह प्रताड़ित किया जाता था। खाने पीने उठने बैठने हर तरह से उन्हें बहुत टॉर्चर किया जाता था और लोगों की इतनी बुरी कंडीशन हो जाती थी कि उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। ऐसे में एन फ्रैंक उसी दौरान कि ये एन फ्रैंक उसी से रिलेटेड है और हॉलैंड में जर्मन के आक्रमण के समय एन फ्रैंक का परिवार अपने आप को छुपा लिया था। और छुपाने के बाद देखिए एन फ्रैंक इनका जन्म 12 जून 1929 फरवरी को हुआ था और मार्च 1945 को इनकी मृत्यु भी हो गई थी। वो जो जर्मन जीव एक जर्मन यहूदी है। द 12 years old जेविश गर्ल रोट और 12 वर्ष की यह यहूदी लड़की एन फ्रैंक लिखती है द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। अपने आप पे इन्होंने एक डायरी लिखा। वाइल कब लिखा? इन हाइडिंग विथ हर फैमिली, जो अपने परिवार के साथ छुपे थी। एंड 4 फ्रेंड्स इन एम्स्टर्डम ड्यूरिंग द नाजी ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड इन सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जब नाजिया ऑक्यूपेशन जब इनको बुरी तरह कंसंट्रेशन कैंप में डाल रहे थे, उसी दौरान इन्होंने ये लिखा था। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, 2 वर्ष छुपे रहने के बाद द ग्रुप वॉज बिट्रेड, पूरे ग्रुप को धोखा दिया गया एंड ट्रांसपोर्टेड टू, और इन्हें ट्रांसपोर्टेड किया गया, कहाँ पहुँचाया गया? टू अ कंसंट्रेशन कैंप इन बर्जन। जो मैंने कंसंट्रेशन कैंप का जिक्र किया कि यहाँ एडोल्फ हिटलर के द्वारा एक कैंप तैयार किया गया था जहाँ लोगों को डालकर बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाती थी, उसे कहते थे कंसंट्रेशन कैंप। वहाँ पूरी तरह सज़ा भी दी जाती थी और वहाँ उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। वहाँ डाल दिया गया जो बर्जिन में था। वेयर एन एंड हर एल्डर सिस्टर, वहाँ एन फ्रैंक एन और उसकी बड़ी बहन मार्गरेट डाइड ऑफ टाइफस इन 1945। उस कंसंट्रेशन कैंप में उनकी बड़ी सिस्टर और उनका देहांत 1945 में हो गया। उसी दौरान हर फादर ओटो, उनके पिताजी ओटो, द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, जो पूरे परिवार के सर्वाइवर थे, उत्तरजीवी थे, फाउंड हर डायरी, उनके डायरी पाते हैं एंड गॉट इट पब्लिश्ड इन इंग्लिश अंडर द नेम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। उसके बाद उनकी डायरी को इंग्लिश में अंग्रेज़ी में पब्लिश करने के लिए द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल उन्होंने खुद इसे पाया और इसे पब्लिश करवाया। तो बच्चों इस तरह से इनकी कहानी यहाँ से शुरुआत होती है। और कहानी को शुरू करने से पहले इनके कैरेक्टर्स के बारे में भी जान लें। कैरेक्टर्स इंट्रोडक्शन, जैसा कि अभी मैंने बताया, एन फ्रैंक 13 वर्ष की एक यहूदी लड़की है जो एक डायरी लिखती है जब वह सेकंड विश्व युद्ध के दौरान नाजिया वादियों से एम्स्टर्डम में छुपती है। जब वहाँ छुपती है उस दौरान ये डायरी लिखती है। उसकी सिस्टर है मार्गरेट फ्रैंक कि सी 3 years ओल्डर देन एन, कि फ्रैंक एन से 3 साल बड़ी इनकी सिस्टर। थर्ड कैरेक्टर है ओटो फ्रैंक। फ्रैंक के फादर अ जेविश बिजनेसमैन हु हैड लेफ्ट जर्मनी आफ्टर हिटलर्स राइज टू पावर। एनी के पिता एक यहूदी व्यापारी थे जिन्होंने हिटलर के सत्ता में आने के बाद हॉलैंड में शरण पाने की उम्मीद में जर्मनी छोड़ दिया था, जो इनके फादर थे। मिसेज एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक एनी की माँ, और वह एनी के साथ कई विवादों झगड़ों का कारण थी। जब 2 साल परिवार ने छिपकर निकाले थे कि एनी के साथ कई झगड़े के कारण थी ये, क्योंकि 2 साल परिवार छिपकर समय अपना बिताए थे। नेक्स्ट कैरेक्टर है मिसेज कुपेरस। सी वॉज द हेड मिस्ट्रेस ऑफ एनी फ्रैंक्स।
मॉन्टेसरी स्कूल। मॉन्टेसरी स्कूल जहाँ एनी फ्रैंक पढ़ा करती थी वहाँ की प्रधानाध्यापिका थी। और लास्ट कैरेक्टर है मिस किसिंग, मिस्टर किसिंग, श्रीमान किसिंग, एन्स मैथ टीचर हु पनिश्ड हर एज ही गॉट annoyed by her talkative nature। एनी के गणित के शिक्षक जिन्होंने उसे बातूनी स्वभाव से नाराज़ होकर उसे सज़ा दी थी। तो ये सारे कैरेक्टर्स के बारे में मैंने आपको बताया। अब हम स्टार्ट करेंगे स्टोरी। बिफोर वी स्टार्ट द स्टोरी वी हैव टू रीड इट, ओके। बिफोर वी रीड, अब हम आते हैं इस चैप्टर से स्टार्टिंग पहले। एनिलिस मैरी, दैट मीन्स एनी फ्रैंक, जैसा कि अभी मैंने बताया 12 जून 1929 को इनका जन्म हुआ था। वॉज अ जर्मन born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II। फरवरी में इनका जन्म हुआ, 1929 सन था और 12 जून था। उस समय इनका जन्म हुआ। जर्मनी में पैदा हुई एक यहूदी लड़की थी, यानी कि यहूदी लड़की कौन थी? एनी फ्रैंक, ठीक है। एनी फ्रैंक का जन्म हुआ था, जिसमें जेविस हु रोट वाइल इन हाइडिंग विथ हर फैमिली एंड 4 फ्रेंड्स। उसने तब लिखा जब वो अपने परिवार तथा 4 मित्रों के साथ एम्स्टर्डम में गुप्त निवास कर रही थी, रह रही थी। ड्यूरिंग द हाइडिंग फैमिली ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ नीदरलैंड इन वर्ल्ड वॉर II। जब द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने नीदरलैंड पर अपना अधिकार कर लिया था, उसी समय हर फैमिली हैड मूव्ड टू एम्स्टर्डम आफ्टर द नाजियाज गेन पावर इन जर्मनी बट वर ट्रैप्ड व्हेन द नाजीज ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड्स। जब जर्मनी में नाजी शक्ति आई तब उसके परिवार ने एम्स्टर्डम में परिवर्तन कर लिया, परंतु फंस गए जब नाजियों ने नीदरलैंड के भीतरी भाग तक अपना अधिकार बढ़ा लिया। एज persecutions against the Jewish population increased, the family went into hiding in July 1942 in hidden room in her father Otto Frank's office building। और जब इनका आधिपत्य बढ़ गया तब यहूदियों को अधिक पीड़ित करना पड़ा, तो 1942 में परिवार उसके पिता ऑटो फ्रैंक के दफ्तर की बिल्डिंग के गुप्त कमरे में जाकर सब छुप गए। आफ्टर 2 years, और जहां छुपे 2 वर्ष के बाद, इन हाइडिंग द ग्रुप वाज बिट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम वेयर एनी डाइड ऑफ टाइफस इन बर्जन बेल्सन विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गॉट फ्रैंक। जब 2 वर्ष छुप कर रहने के बाद किसी ने विश्वासघात कर उनके विषय में बता दिया और तब उन्हें केंद्रीय कैंप में स्थानांतरण कर दिया गया। और यहाँ अपनी बहन मार्गरेट फ्रैंक की मृत्यु के कुछ ही दिन बाद बर्गन बेल्सन में टाइफस बीमारी से एनी की भी मृत्यु हो गई। Her father Otto, the only survivor of the group, returned to Amsterdam after the war ended to find that her diary had been saved। जब इनकी मृत्यु हो गई तब युद्ध समाप्त हो गया, तब इकलौते जीवित बचे उसके पिता ऑटो एम्स्टर्डम वापस आए, जहां इन्होंने पाया कि एन की डायरी सुरक्षित बच गई थी। हर फादर जब वहां पहुंचे, कन्विंस्ड दैट इट वॉज अ यूनिक रिकॉर्ड, he took action to have it published in English under the name The Diary of a Young Girl। ऐसा मानकर, जब सुरक्षित उनकी डायरी बच गई तो ऐसा मानकर कि यह डायरी एक अनोखा रिकॉर्ड था, उन्होंने उसे अंग्रेजी में एक युवा लड़की के डायरी के नाम से प्रकाशित करवाया, पब्लिश करवाया उनके फादर ने। ओके, द डायरी वॉज गिवन टू एन फ्रैंक फॉर her 13th बर्थडे एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट ऑफ हर लाइफ फ्रॉम जून 12, 1942। डायरी एन फ्रैंक को उसके 13वें जन्मदिन पर उपहार में मिली थी। इसमें 12 जून 1942 से उसके आखिरी लेख पूरा, यानी कि हर लाइफ जून इतना अंटिल ही इट्स फाइनल एंट्री ऑफ अगस्त 1, उनके आखिरी लेख 1 अगस्त 1944 तक की तिथि अनुसार कंटिन्यू सीरियल वाइज घटनाएं उसमें लिखी हुई हैं।
It was eventually translated from its original Dutch into many languages and become one of the world's most widely read books. बाद में डच भाषा में इस लिखी मूल रचना अन्य कई भाषाओं में अनुवाद की गई कि लोगों तक ये तरह तरह से लोगों तक पहुंच सकें. There have also been several films, televisions, and the theatrical production and even an opera based on the diary. और दुनिया में सबसे अधिक पढ़े जाने वाली यह पुस्तक बन गई और डायरी पर आधारित बहुत से फिल्में भी की गई, टेलीविज़न तथा नाटक रचनाएं भी बनी. यहाँ तक कि यहाँ आने के बाद described as the work of a mature and insightful mind, the diary provides an intimate examination of daily life under Nazi occupation. उसके बाद एक परिपक्व और ज्ञानपूर्वक मस्तिष्क के रूप में वर्णित ये डायरी आई, मार्केट में भी यहाँ दिखाई गई. नाजी ऑक्यूपेशन, नाजी आधिपत्य में दैनिक जीवन का भिन्न परीक्षण का एक सामने एक प्रकट लाती है. और एनी फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रेनोवेड एंड डिस्कस्ड ऑफ द होलोकॉस्ट विक्टिम्स. और एन फ्रैंक प्रचंड अग्नि के सबसे अधिक जानी जाने वाली चर्चित शिकारों में से एक बन गई. इनकी जो पब्लिशर, जब मार्केट में इनकी पब्लिशिंग इनके बुक की हुई और डिमांड इनके बढ़ गए थे. अब इसके बाद आते हैं बच्चों, हम आते हैं कहानी पे. डू यू कीप अ डायरी? हियर आर सम टर्म्स वी यूज टू डिस्क्राइब. और इस तरह से आप खुद भी आप अपने बारे में डायरी मेंशन कर सकते हो. डायरी में लिखने के लिए बहुत चीज़ें होती हैं. डिस्क्राइबिंग एज द वर्क ऑफ मैच्योर इंसाइटफुल फूड. एंड इस तरह से इनकी सारी कहानियाँ, जितनी इन्होंने कहानी सीरियल वाइज लिखी थी, वो मार्केट में आ गई. और एन फ्रैंक है वन ऑफ द फोरमोस्ट रिनोवेड एंड डिस्कस्ड ऑफ द होलोकॉस्ट विक्टिम्स. और ये बहुत ही जाने माने कवियों में से एक, सबसे अधिक जाने जाने वाली और चर्चित लोगों में से एक बन गई. तो बच्चों इस तरह से हमने स्टार्ट किया. अब आते हैं, we come to the explanation of the chapter wise line. Okay, to the first paragraph. Writing in a diary is a recalling strange experience for someone like me. डायरी में लिखना मेरे जैसे किसी के लिए रियल में एक अजीब अनुभव है. अब एनी फ्रैंक अपनी बातों को बता रही है, किस तरह से उन्होंने फीलिंग एक्सपीरियंस अपनी जाहिर किए सबके सामने. Not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13 years old school girl. इसलिए केवल नहीं कि मैंने पहले कुछ नहीं लिखा है, बल्कि इसलिए भी कि मुझे लगता है कि बाद में न तो मुझे और न ही किसी को 13 वर्ष की स्कूल के लड़की के विचारों में कोई दिलचस्पी होगी. ओह वेल, अच्छा ठीक है. इट डजंट मैटर, ये इस बात का कोई महत्व नहीं है. आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट. मैं लिखना चाहती हूँ कि मुझे इससे भी अधिक अपने सीने से सभी प्रकार के बोझ को हल्का करने की आवश्यकता है. अब एनी फ्रैंक अपनी बातों को बता रही हैं. पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल. कागज़ को मनुष्य से अधिक धैर्य कहा गया है. आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वॉज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड एंड वॉज सिटिंग एट होम विथ माई चीन इन माई हैंड्स. मैंने इस कथन के बारे में उन दिनों विचार किया जब मैं थोड़ा उदास महसूस कर रही थी और अपनी ठोड़ी अपने हाथों में रखे हुए घर पर बैठी हुई थी. और कब बोर्ड एंड लिस्टलेस वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, क्योंकि मैं घर से बाहर नहीं जा पा रही थी और घर पर ही बैठी हुई थी और उदास भी थी, व्याकुल और एकदम इस उत्साह मेरे अंदर नहीं थी. यही मेरे मन में विचार आ रहा था. आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग. और मैंने ये विचार किया कि मैं जहाँ हूँ, मैं फाइनली जहाँ रुकी हुई हूँ, मुझे घर पर रुकना चाहिए और बाहर नहीं जाना चाहिए. यस, और अंत में मैं जहाँ थी वहीं चिंतित करते हुए रुक गई थी.
आई वॉज स्टेट वेयर आई वॉज ब्रूडिंग, जहाँ मैं चिंतन कर रही थी वहीं मैं रुक गई थी। यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, हाँ कागज में अधिक धैर्य होता है। एंड सिंस I am not planning to let anyone else read this stiff back notebook, grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. और हाँ, कागज़ में वाकई में धैर्य, क्योंकि मैं यह योजना बना रही थी कि इस कवर वाली नोटबुक जिसे सांस से डायरी कहा जाता है तब तक किसी दूसरे को पढ़ने ना दूँ जब तक कि मुझे कोई सच्चा मित्र नहीं मिल जाता, रियल फ्रेंड, एंड इट प्रोबेबली वोंट मेक अ बीट ऑफ डिफरेंस, और संभवतः इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह से इस पैराग्राफ में एन फ्रैंक ने अपनी बातों को रखा। Now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. अब मैं उस बिंदु पर वापस आती हूँ जिसने मुझे पहली बार एक डायरी रखने के लिए प्रेरित किया, और मेरा कोई दोस्त भी नहीं था है। I don't have a friend. And let me put it more clearly, मैं इसे और स्पष्ट कर दूँ, since no one will believe that a 13 years old girl is completely alone in the world, क्योंकि कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि एक 13 वर्षीय लड़की दुनिया में पूरी तरह से अकेली है। एंड आई एम नॉट, और मैं अकेली नहीं हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ 16 years old सिस्टर, क्योंकि मेरे पास स्नेही माता पिता है और एक 16 वर्ष की बहन है, मुझसे 3 साल बड़ी मेरी सिस्टर है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और लगभग 30 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें मैं मित्र कह सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, मेरा एक परिवार है। लविंग आंट्स एंड अ गुड होम, प्यार करने वाली चाचियाँ हैं और एक घर भी है। नो वन ऑन द सर्फेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग, नहीं ऊपरी तौर पर लगता तो है कि मेरे पास सब कुछ है, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, सिवाय मेरे एक सच्चे मित्र के। ऑल आई थिंक अबाउट वेन आई एम विथ फ्रेंड इज़ हैविंग अ गुड टाइम, जब मैं अपने मित्रों के साथ होती हूँ तो मैं एक अच्छा समय व्यतीत करने के बारे में सोचती हूँ। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, मैं केवल सामान्य प्रतिदिन की चीज़ों के अतिरिक्त किसी भी संबंध में बातें नहीं कर सकती थी। बट वी वोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम, हम करीब आने के योग्य दिखाई नहीं देते थे, यही हमारी समस्या थी। मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, मे भी हो सकता है कि ये शायद मेरी गलती है, हम आपस में एक दूसरे को निजी बातें नहीं कर सकते हैं। इन एनी केस, फिर भी ऐसा ही है। दैट्स जस्ट थिंग्स आर, एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज, दिस इज वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, और ऐसा ही है, दुर्भाग्यवश इन्हें बदला भी नहीं जा सकता, और यही कारण है कि मैंने अपनी डायरी लिखना शुरू कर दिया। In next paragraph,